नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्ष 2025 से लेकर अब तक बाजार के नाम पर अगर किसी को कोई भी सलाह दी जाती है तो उसमें सबसे पहली सलाह यही कि भाई साहब, बाजार अनसर्टेन है, आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन को जगह देकर चलें। कभी स्टॉक चल रहे हैं तो कभी स्टॉक गिर पड़ रहे हैं, कभी सोना चांदी चल रहे हैं तो सोना चांदी गिर पड़ रहे हैं, कभी क्रिप्टो चल रही है तो कभी क्रिप्टो गिर पड़ रही है। मतलब कुल मिलाकर यह है, जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए धन है, फिलहाल वो इस बात को लेकर परेशान है कि इस इन्वेस्टमेंट में अल्टीमेटली कौन सा पहलू बढ़िया है और कौन सा गिर रहा है। और ये साल 2025 के बाद जब से ट्रंप की ग्रहण लगी बाजार को, तब से बाजार ने खूब सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। ऐसे में बहुत सी इन दिनों जितनी भी मेरी जगह जहां जहां मेरी चर्चाएं हुई, तो ओपन चर्चाओं से निकलकर ये सब बातें आती हैं जो आप तक पहुंचती हैं। क्यूरोसिटी जो मुझ तक सेशंस के माध्यम से पहुंची, मेरे कॉल सेंटर्स के माध्यम से, अगर मैं कहीं पब्लिक मीटिंग में गया हूं, वहां पर कहीं न्यूज चैनल पर, कहीं डिबेट में, वहां एक चीज निकल कर आई जो हर व्यक्ति जानने का इंटरेस्टेड है। वो ये कि भाई सुनो, इस गिरते बाजार में सबसे सुरक्षित क्या? तो सबसे सुरक्षित के ऊपर तो अपन ने एक दिन पूरा सेशन किया था कि आपका पहले तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करिए कि आपका अलोकेशन किस किस प्रकार से होगा, और टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने बाजार को प्लान करते चलिए। लेकिन आज मैं आपको इसी बाजार में, जिस बाजार ने मतलब लगभग खबरें बनाई हैं क्रैश होने की साल 2025 से, आप देखते आ रहे हैं 2026 में 7.5 लाख करोड़ साफ हो जाने की, 9 लाख करोड़ साफ हो जाने की, 2025 में भी मार्केट क्रैश अपने आप में एक विषय बन गया 2025 का, जिसमें अप्रैल 7, अगस्त 26, सितंबर 27, मतलब आपने खबरें सुनी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इन खबरों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो खबरों के अंदर आपको दिखाई देगा कभी रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाता है, कभी मतलब रिवर्स टैरिफ आ जाता है, रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाता है, फिर पता चलता है कि नहीं साहब सैंक्शंस भी लगा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं साहब हम हटा दे रहे हैं, दुनिया में लगा दे रहे हैं। तो अमेरिका जनित बाजार गिरा खूब सारा, हम लोगों ने देखा। और अभी जब मैं आपके साथ में ये सेशन डिस्कस कर रहा हूं, उस समय ऑलरेडी मार्केट में खबर है कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रंप के टैरिफ्स को नल एंड वॉइड कर दिया है। ट्रंप उससे खफा हो गए हैं, 10% टैरिफ का अलग से अनाउंसमेंट कर दिया है, उस पर भी हम सेशन करेंगे। लेकिन चर्चा यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया ग्लोबलाइजेशन के फिलहाल उस नेगेटिव दौर से गुजर रही है, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दुनिया एक साथ रहेगी तो अच्छा है, लेकिन इस बार अमेरिका का साथ होना दुनिया में बहुत ही सेटबैक देकर के भी निकल कर आया कि यार जब चाह रहे हैं बाजार के अंदर असर आ जा रहा है। तो जो क्यूरियस क्वेश्चन है, आप देखिए ना, बाजार उठने से ज्यादा लाल रंग नीचे गिरने के हो रखे हैं। जब देख रहे हो स्टॉक गिरने की खबरें सुनाई दे रही हैं, लॉसेस खबरों में चल रहा है। इसलिए क्यूरियस क्वेश्चन जो है ना वो ये कि भाई, पैसा है, बचा रहे तो क्या करंट अकाउंट में ही रख लें, एफडीज में डालकर रख लें, या कोई और भी तरीका है जिसमें हम एफडी से ज्यादा रिटर्न पालें? देखिए, निश्चित ही बाजार में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जब भी मतलब होगा, तब कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको यह सलाह नहीं देगा, चाहे हम जिनको भी रेफरेंस में यहां लेते हो या कोई भी खबर, कोई भी न्यूज चैनल, वेबसाइट आप देखते हो, वो ये नहीं कहेगा कि आप स्टॉक से पूरा पैसा निकाल कर कहीं और डाल दो, या कोई ये कभी नहीं कहेगा कि आप सिल्वर को हटा करके खत्म कर दो या गोल्ड को खत्म कर दो। वो आपसे कहेगा कि आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते चलें। लेकिन इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स में देखिए अल्टीमेटली है क्या ना, ये बहुत बार मैं अपने मतलब संडे वार्ता में भी चर्चा किया हूं, सेमिनार्स वेबिनार्स में भी बोलता आया हूं कि व्यक्ति का पैसा आइडल ना रहे। आपने अगर कोई धन कमाया, आपके कमाने के टाइमिंग्स हैं। आपने ऑफिस जाकर के 9 से 6 की नौकरी की, 5 से 7 की नौकरी, जो भी आपका टाइमिंग है, आपने नौकरी की, उस टाइमिंग में जो आपने काम किया, उसके बाद में आपने धन कमा करके अकाउंट में रख दिया। लेकिन आपके जो वर्किंग आवर्स थे, उसकी तनख्वाह आपको कंपनी ने सैलरी के रूप में दे दी, मेहनताने के रूप में दे दी। लेकिन वो जो पैसा है ना, उसमें बड़ा दिमाग है। पैसा दिमागधारी है। ये बड़ा विचित्र है कि वो जहां लगता है उस आदमी को एक्स्ट्रा काम करवा लेता है। आपने भले ही अपना पैसा लगा के रखा, अपने पास बैंक में लाके रख दिया कि मैं तो बस अपने पैसे को सुरक्षित रखूंगा। हो सकता है कि वो पैसा आपने अकाउंट में रखा, वो स्वाइलिंग इफेक्ट से बर्बाद हो गया। या ये हो सकता है कि आपने पैसा लाख रुपया बचा के रखा था, 20 साल बाद बोले मैं देखूंगा अपने लाख रुपए को निकाल के, मैंने तो सुरक्षित रख लिया। तो पैसा आपने लाख रुपया सुरक्षित रखा, लेकिन वो लाख रुपया बाद में मीनिंगलेस हो गया क्योंकि महंगाई ने मार डाला। हर साल उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। पता चल रहा है लाख रुपए में आप 1 किलो घी खरीद पा रहे हैं। तो ये जो समय के साथ में चीजें हैं ना, तो व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि वो अपने पास बैंक में रखे हुए पैसे को कभी आइडल तो ना ही रखे, एटलीस्ट कि भाई बस डला हुआ है, ठीक है सोच लेंगे। उसको कहीं तो लगाए, सुरक्षित निवेश करे, ऐसी जगह निवेश करे जहां कम से कम उसका पैसा रखे रखे मिट्टी ना बने।
अगर आपका पैसा कोई भी अकाउंट में, जिसको आप कहते हैं कि कैश मनी रखी है, आप लिक्विड फॉर्म में अगर मनी रखते हैं, तो आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ये आपकी प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए कि आपका पैसा सालों तक रखा ना रह जाए। अदरवाइज आप समय के साथ अपने आप गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है, आप नहीं खरीद पाएंगे चीजों को। तो महंगाई को काउंटर करने के लिए लोग फिक्स्ड इनकम सोर्सेज के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो इस विषय पर है, क्योंकि पिछली बार जब हमने ये सेशन किया था तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आपने ना एफडी के बारे में जानकारी दे दी, 15% के अंदर कुछ और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या जिनसे हम ये जो अपना असेट एलोकेशन किया था 65% इक्विटी के अंदर, एफ गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, ऐसा कुछ मतलब और भी ऑप्शन है क्या जिसके अंदर फिक्स इनकम पाई जा सकती है? बिल्कुल है। और उस बिल्कुल चीज को समझना भी जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली फिक्स इनकम व्यक्ति को जो ये श्योरिटी देती हो कि मैंने इतना पैसा निवेश किया है तो मुझे आने वाले टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये जब श्योरिटी होती है तो आदमी बहुत ही शांति के साथ सो पाता है। जब उसको यह पता हो कि भाई मेरा पैसा आज ₹1,00,000 रखा है, कल बाजार के डूबने से ये जीरो नहीं हो जाएगा, या ₹1,00,000 रखा है इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। गोल्ड आज मैंने 4 लाख का खरीदा है, कल 2 लाख का नहीं रह जाएगा। आज मैंने सिल्वर 2 लाख का खरीदा है, 1 लाख का नहीं रह जाएगा। ये डर जब ना हो तो व्यक्ति एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में रहता है जिससे कि उसे रिटर्न्स श्योर शॉर्ट मिल रहे होते हैं। इनमें मायने रखती है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए इसे रखना चाहते हैं, आप कितना लिक्विड कब कब कैसे कैसे पाना चाहते हैं, यानी कि कैश कब चाहते हैं, और आप जब सुरक्षित निवेश कर रहे हैं तो टैक्स को कैसे बचाकर चलें, ये तमाम चीजें। और जब जहां पैसा आप सुरक्षित रख रहे हैं उसमें किस प्रकार से सेफ्टी को आप रख सकते हैं, ये सारे मेजर कंसर्न होते हैं। ऐसे में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के आज मैं आपको काफी सारे प्लान बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब हमने एफडी पर चर्चाएं की थी तब ये कहीं ना कहीं एक क्वेरी रह गई थी कि साहब और भी तो प्लान हो सकते हैं। तो मैं आपको फिक्स्ड इनकम के अलावा और भी कई प्लान आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिनमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्लान है, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक प्लान है, पीएसयू बॉन्ड, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट या पीपीएफ, ये कुछ ऐसे प्लान हैं जिनमें आप निवेश करके अपने शॉर्ट इनकम तक पहुंच सकते हैं, या अपने ब्याज को या फिर अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, अब इन सब पर बढ़े, लेकिन उससे पहले बैंक भी आपको एफडी पर ब्याज कैसे भुगतान कर पाती है इसको समझ लेते हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो सबकी सबकी गणित आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी कि अच्छा, खेला असल मायने में क्या है वो क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है ना, एफडी जो बैंक से आपको मिलती है, बैंक में जिसको आप करते हैं, वो होता यह है कि एक बड़ा साहूकार है जिसको आपने बैंक नाम दिया हुआ है। वो बैंक नाम का साहूकार आपसे पैसे उधार लेना भी जानता है, आपको उधार के नाम पर ब्याज की कंडीशनिंग देता है कि सुनो भैया एक्स, अगर आपने मुझे ₹1,00,000 जमा कराए तो मैं आपको 5% के हिसाब से वापस आपके पैसे लौटा दूंगा। इस साहूकार पर जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी है वो है ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट है, बैंक एक साहूकार है, वो व्यक्ति है जिस पर आपका विश्वास है, और विश्वास बहाली के लिए सरकार इस बैंक को बहुत सारी सुविधाएं देती है। कहती है कि सुनो, तुमको हम आरबीआई के थ्रू लेकर के आएंगे, तुम्हारे पास पैसा जमा रहे उसकी गारंटी लेकर आएंगे, इतना पैसा जमा कराओगे तो बैंक बनाओगे, रेगुलेशन टाइट करके बैंक को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो विश्वास बहाली है वो करवाई जाती है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना पैसा जमा कराने क्या, बदले में उसको कहा कि भैया आपको इतना % ब्याज दे देंगे। लेकिन बैंक पैसा लाएगी कहां से, आपको 5% भी ज्यादा देगी क्यों? क्या ये कोई व्यापार करेगी? नहीं। तो फिर क्या होता है, ये कोई और व्यक्ति तलाशती है जिसको पैसे की जरूरत है, उससे कहती है सुनो ₹1,00,000 तुमको चाहिए? तो बोले हाँ चाहिए। बोले लो ये ₹1,00,000 पकड़ो, लेकिन हम तुमसे 7% लेंगे। तो सामने वाले ने कहा कि यार मेरा काम बन जाएगा, इससे बढ़िया क्या चाहिए मुझे, लो जी 7% ले लो। ये जो 2% है ना, ये असल में बैंक की कमाई है। हालांकि इतनी आसान नहीं है बैंकिंग, सरकार ने इस पर कई प्रकार के रेगुलेशंस लगा रखे हैं। मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज इनके ऊपर लागू हैं जिसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स के माध्यम से कि आपको जो पैसा जमा कराया गया है उसका इतना एसएलआर रखना पड़ेगा, इतना सीआरआर रखना पड़ेगा, ये तमाम चीजें, इतना आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी पड़ेगी, तमाम नियम कानून है। लेकिन असल मायने में इतना समझिए कि बैंकिंग जो है ना वो उधार लेना और उधार देना की है। मतलब लिया तो ब्याज दिया और उधार दिया तो ब्याज लिया। इस प्रक्रिया में बैंक अपना लाभ कमाती है। लेकिन आज के जमाने में बैंक बैंकिंग से ज्यादा बहुत कुछ कर रही है अपने विंग्स के माध्यम से, क्योंकि पता है कि एक्स ने अपना पैसा मेरे पास जमा कराया है तो इसे मैं और ऑप्शंस दे सकती हूं, इसे इंश्योरेंस बेच लेती हूं, इसे स्टॉक मार्केट में उतार ले जाती हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम इसे यही कह दूंगी कि भाई साहब आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सुनो ना, इस तरह के प्लान में एंट्री कर दो, पैसा घुमा दो। कुल मिलाकर के आजकल बैंक कस्टमर अगर पकड़ पाई तो उससे हर तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी कराने की सोचती है। मतलब बैंकिंग
अपने एम्प्लॉइज के दम पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेक्टर्स में होती है, क्योंकि उसे लोगों का पैसा ही प्रबंधित करना है। खुद का प्रबंधन बिगड़ता है तो वो फेल मारती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों के लपेटे में आ जाती हैं जो उनसे पैसा लेके फरार हो जाते हैं, तब वो उनका सिस्टम बिगड़ता है। खैर, तो एफडी की कहानी मैंने आपको बताई, लेकिन चैलेंज क्या होता है एफडी में? एफडी में चैलेंज ये होता है कि बैंक को एक और आदमी तलाशना होता है, जो आदमी बैंक से लोन लेगा और वो बदले में ब्याज भुगतान करेगा। यहां चालाकी क्या चल रही है? बैंक चालाकी चलती है उससे उस ब्याज को प्राप्त करने का, कि मैं रखूंगी इस कट को। औसतन इस समय जो एवरेज बैंक में रेट्स, इंटरेस्ट रेट चल रही हैं, मतलब कुछ नई बैंक जो होती है जिनको फंड की ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा इंटरेस्ट कोट कर देती हैं, 8-9% तक का कह देती हैं कि इतना एफडी पर ब्याज देंगे। लेकिन इन जनरल 6 से 7% आपको बड़ी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो दिखाई दे जाती हैं। एक बार के लिए हमने रफ फिगर ले लिया कि साहब मान लो 6.5% इन दिनों इंटरेस्ट रेट बैंक दे रही है एफडी पर। ये बहुत ही नॉमिनल बता रहा हूं, अदरवाइज हमने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए जब 8-8% तक रिटर्न्स की वो है, एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने 6.5% इसलिए लिया है कि सारी तरह की बैंक ले लो जो बिल्कुल पैसा लेना ही नहीं चाहती, उसको भी ले लो जो पेट भरा पड़ा है, वो भी 6.5% तो सरकारी नियमों के अनुसार, रेपो के अनुसार देगी। चलो ले लिया, 6.5% आ गया। अब बैंक इस पैसे को आगे किसी को देगी तो मरे से मरा 8.5 से 9% उससे भुगतेगी। आप बैंक से कभी भी लोन लेने चले जाओ, चाहे होम लोन लेने चले जाओ, कार लोन लेने चले जाओ, एजुकेशन लोन लेने चले जाओ, पर्सनल लोन लेने चले जाओ, वो आपसे लगभग 8% तो मांगेगी। 7.5 से 8% बैंक आपसे ब्याज का भुगतान मांगेगी। पैसा लोगे तो इतना पैसा हमको आपसे लेना है, मतलब कम से कम बैंक 1 से 2% का प्रॉफिट अपने पास बचा के रखती है। हो गया? अब आपको देखना ध्यान से बात क्या है कि एक्स और वाई नामक दो व्यक्ति हैं, यहां पर बैंक बीच में है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर, अगर ये दोनों लोग ही आपस में मिल लें, कौन से लोग आपस में मिल लें? ये एक्स और वाई ही आपस में मिल लें, तो ये बीच का रास्ता तो खत्म हो जाएगा। मैं कहा हाँ यार, ये तो बात सही कह रहे हो। तो सर ये आपस में क्यों नहीं दे देते? ये एक्स इस पैसे को इसी को क्यों नहीं दे देता? तो सवाल ये आता है भाई, इसलिए नहीं देता क्योंकि बैंक के पास में क्या था? ट्रस्ट था, विश्वास था। किसका? आरबीआई का, भारत सरकार का। इन सबका जब विश्वास था ना, तो सरकारी विश्वास के चलते लोग बैंक को विश्वास करके पैसे देते हैं। बैंक किसको दे रही है उससे मतलब नहीं रखते, चाहे वो माल्या को दे रही है, चाहे मोदी को दे रही है, किसको भी दे रही है, भैया पैसा दे दिया, तुम्हारी मर्जी, हम तो तुमसे मांगेंगे। ये जो विश्वास बैंक ने कमाया, इसके इतर कई बार कुछ लोग, मान लो कि साहब कल को माल्या डायरेक्ट जनता से पैसे मांग लेता कि भाई सुनो ना, मेरे को पैसे की जरूरत है, उधार दे दो। हो सकता है उस समय वो इतना फ्रॉड आदमी ना होता, तो उस समय अगर वो सीधा मांगता तो क्या जनता उसको देती? आंसर है हां, देती। क्योंकि माल्या दुनिया को ऑप्शन देता, या फिर ये जो उधार लेने वाला आदमी है, ये उधार देने वालों को कहता कि सुनो, तुम्हारा 1,50,000 रुपए लेके भागूंगा तो हूं नहीं, इतने 1,000 करोड़ का कारोबार है, मैं बैंक को बीच में से हटा ही देता हूं ना। और साथियों, यहीं से ही तरीके निकल कर आते हैं बॉन्ड मार्केट के। इसलिए जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं ना, वो बॉन्ड स्ट्रेटजी है। बॉन्ड है क्या? एफडी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज बॉन्ड, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो बैंक को पैसा देकर बैंक किसी को देती थी ना, आपने बैंक का कमीशन खा लिया, बैंक को पैसा नहीं दे रहे। तो भाई इससे दो लोगों को फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि अगर लेने वाले की खुद की इमेज बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो खुद भारत सरकार ही आकर कहे कि मुझे पैसा उधार चाहिए, क्या आप सरकार को उधार नहीं देंगे? हंसते हंसते देंगे कि सब आपका ही तो है, ले लो। आप फेल मार गए तो फिर हमारे ये पैसा किस काम का? तो सरकार खुद मांगने आ जाए। सरकार बैंक से क्यों मांगे? आम जनता से मांग ले। अरे सर, ऐसे बात क्या कर रहे हो? सरकार पैसा मांगती है क्या? यही तो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या, जब सरकार खुद पैसा मांगती है, लेकिन सरकार थोड़ी खुद की इज्जत का ख्याल रखती है। वो कहती है कि सुनो, मैं आम जनता से नहीं मांगूंगी, मैं बैंकों से मांग लेती हूं, आरबीआई से मांग लेती हूं। और सरकार मांगने के इस तरीके को गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहती है कि ये पकड़ो सिक्योरिटी, जीसैक, ये आप अपने पास रखो, मुझे इतना पैसा दे दो, इतने समय बाद मैं आपको इतना पैसा वापस रिटर्न कर दूंगी। ये सरकारी तरीका है मांगने का। लोग सरकार को भर भर के पैसे, बैंक वाले खुद पैसे पकड़ाते, सर ये पकड़ो, सेफ है, आप पैसा लेके नहीं भागोगे। अच्छा, तो एक तरीका तो ये हुआ कि साहब विश्वास वाला व्यक्ति कोई तगड़ा आ जाए। सरकार खुद शर्माती है आम जनता से पैसे मांगते हुए, हालांकि मांगे हैं समय समय पर, खूब सारे जो बॉन्ड्स निकले हैं सरकारी, वो इस तरह के सरकार फिर क्या करती है, सरकारी कंपनियों से कहती है, जैसे सरकारी कंपनियां, जैसे अपने आईआरसीटीसी है, मतलब रेल है हमारी, पीएसयूज हैं भारत के अंदर, ओएनजीसी, एनटीपीसी टाइप के, जिनमें सरकारी हिस्सा बहुत है, इसरो है, जिनमें सरकारी हिस्सा बहुत है, मतलब अपने जो भी सरकार कंपनी चला रही है, चाहे एलआईसी जैसी कंपनी चला रही है, बीएसएनएल जैसी कंपनी चला रही है, तो सरकार कहती है उन कंपनियों से कि तुम पैसा मांगो,
क्योंकि तुम्हारे काम के लिए तो मुझे पैसा चाहिए था। बोले ठीक है सर। लोगों को पैसा देने में तकलीफ तो नहीं होगी? बोले सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोगों को विश्वास है ना, क्योंकि आप हमारे साथ हो। बोले ठीक है। तो अब देखो, विश्वास में या तो खुद सरकार आती या सरकार की कोई कंपनी आती जो पैसा मांगने आई है। तो ये जो वाई नामक जगह है ना, यहां पर सरकारी कोई कंपनी आ गई, सरकारी कंपनी पीएसयू के फॉर्म में, क्योंकि जनता से पैसा मांगना है सीधा। तो अगर पब्लिक नहीं होती वो, तो वो सरकार से ही मांग रही होती। लेकिन अब उसने क्या किया कि चलो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक की तरह उतर के आ जाते हैं, आती है सब सरकार से पैसा। तो अब जनता फिर से बैंक को कटाती है, सर हमें तो ज्यादा पैसा चाहिए, बैंक तो 6.5% ही दे रहा था, आप बोलो साहब कितना दोगे? पीएसयू ने कहा मैं 7.5% आपको पैसा रिटर्न कर दूंगी। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, क्या सर मजाक कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? भाई मैं आपको कुछ एग्जांपल सीधा ही लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, ये देखो, आईआरएफसी भारत सरकार की इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल आर्म है, जिसने 2840 करोड़ रुपए 10 साल के बॉन्ड पे जनता से 7.15% के इंटरेस्ट रेट पे उठाए थे। इसका मतलब ये बात तो सही है। ये खबर कब की है? 2024 के दिसंबर की है, साल भर पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है। इसका मतलब सरकारी कंपनियां पैसा मांगने आती हैं। सरकारी कंपनियां जब पैसा मांगने आती हैं तो तरीका क्या होता है? कस्टमर को डायरेक्ट ले लेती हैं। आप पूछेंगे सर मुझे भी देना है पैसा, दें कहां से? ठहर जाओ। आप कैसे इनको पैसा दे सकते हो ताकि आपको एक सुनिश्चित ब्याज मिले? आपको सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए थी? ब्याज चाहिए था ना। पैसा जमा कराने पर ब्याज चाहिए था, ब्याज बैंक देती, बैंक की जगह अब कंपनी डायरेक्ट दे रही है, सरकार डायरेक्ट दे रही है। ऐसे में जब ब्याज आपको चाहिए, ग्रोथ फिक्स चाहिए, तो उसके लिए तरीके होते हैं। कहां पर इनको खरीदा बेचा जाता है मैं लेकर चलूंगा। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड। आपने कहा सर जरूरी थोड़ी है कि पीएसयू की ही इज्जत होती है, हमारे देश में बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी अपनी इज्जत है। चाहे हमारे टीसीएस की बात करो, टाटा की बात करो, अंबानी की बात करो, अडानी की बात करो, ये सारी, आदित्य बिरला की बात करो, ये सारी कंपनियां जो भारत के अंदर टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं। एचडीएफसी की बात करो, जो कंपनी के रूप में बात करो, तो बैंकिंग छोड़ दो, कंपनी के रूप में बात करो, कल को वो पैसे मांगने आ जाए, लोग तो विश्वास करके देंगे। टॉप कंपनी है, इन्फोसिस आ जाए, टॉप कंपनी है कि हाँ भाई पैसे की जरूरत है, दे देंगे, क्या दिक्कत है? कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत टाइट है। और ऐसे में वो आपसे उधार मांगने आ जाए, वो कह रही है कि देखो भाई मैं पैसा लेने चाहती तो मैं स्टॉक मार्केट से भी उठा सकती थी, सीधा अपना शेयर बाहर निकालती, जनता अपना आईपीओ एफपीओ लेकर आते, पैसा लेकर के चले जाते। लेकिन मैं अपने इस पैसे में आप लोगों से क्या चाहती हूं, कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से, कि आप मुझसे हिस्सा मत मांगो, ब्याज ले लो। आपको सीधा शॉर्ट सर शॉर्ट बता रहा हूं। जैसे मान लो कि अडानी बाहर आए, अडानी ने कहा कि मुझे 1,000 करोड़ की जरूरत है, 1,000 करोड़ की जरूरत है। जनता ने पूछा साहब कितने में लोगे बताओ? बोले 8% ब्याज में मैं आपका 1,000 करोड़ चाहता हूं। जनता ने कहा लो पकड़ो 1,000 करोड़ रुपया, आपको हम अभी की अभी पकड़ाते हैं। आम जनता ने खटखट खटखट इकट्ठा किया। आपने पूछा सर ये आम जनता आती कहां से है? बताऊंगा कहां से आती है, कैसे देती है, सब तरीका से कहूंगा। ऐसे में यहां पर 8% का जैसे अश्योरेंस मिला, लोग दे दिए। क्यों? क्योंकि अडानी की अपनी एक इज्जत थी। क्या ऐसा होता है? अरे आओ मैं दिखा देता हूं। ये देखो, अडानी एंटरप्राइजेस ने इसी साल 2026 के शुरुआत में अपना, जैसे ही ये बात बाहर निकाली ना कि मेरे को पैसा चाहिए, भाई साहब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। देने वाले लोगों की वैल्यू ज्यादा होगी। 45 मिनट के अंदर 1,000 करोड़ लोगों ने दे दिया उसको। 1,000 करोड़ रुपया लोगों ने मात्र 45 मिनट में, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया उसका कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या है? उधार मांगने का एक तरीका। इसको उधार मांगने का बॉन्ड कहते हैं साहब। बॉन्ड से उधार मांगा, एक वादा, एक बॉन्ड, जिसमें यह कहा गया कि मैं आपको वचन देता हूं कि इतना परसेंट रिटर्न करूंगा, मुझे पैसा चाहिए। तो लोगों ने उस वचन पर अपना पैसा, सर 1,000 करोड़ देने वाला तो कोई कहां ही होगा। अरे तो भाई 1,000 रुपया देने वाले लोग भी तो होते हैं, 2,000 रुपया देने वाले भी तो होते हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि 1,000 करोड़ एक आदमी दे, 1,000 करोड़ 1,000 आदमी दे, 10,000 आदमी दे, 1,00,000 आदमी दे, कोई फर्क थोड़ी, 1,000 रुपए के हिसाब से दे दो। इनने तो बाजार में कुछ प्लेटफॉर्म्स पकड़ रखे हैं, जहां पर आते हैं, जहां पर अपना बॉन्ड आता है, लोग जाके निवेश करते हैं और इनको उधार दे देते हैं। इनको चाहिए था जितना, उससे ज्यादा लोग लेके पैसा पहुंच गए 45 मिनट के अंदर। अंदाजा लगाइए। समझ में आ रहा है? ये एक तरीका है। तीसरा है पीएसयू बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने बताया ना, सरकारी कंपनी वाला बॉन्ड। चौथा जो है ना, वो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊंगा, और फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको और आगे लेके चलेंगे। तो कुल मिलाकर अब तक आपको एफडी की कहानी समझ में आ गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई, अडानी का उदाहरण दे दिया। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, आपके दिमाग में सर अडानी लेके पैसा भाग गया तो? आपको याद है पिछले साल एक केस हुआ था, जब बाइडेन के टाइम पर एक केस हुआ था कि साहब अडानी इस तरह से पीई रेशो में बहुत ऊपर चल रहा है, अडानी के द्वारा जिस तरह का बाजार बनाया जा रहा है, एक अमेरिकी कंपनी पीछे पड़ गई थी, ध्यान आ गया?
जब वो अडानी के पीछे वो कंपनी पड़ी थी जो बाद में बंदी हो गई, उस कंपनी के पड़ने के बाद अडानी के स्टॉक गिरे, लोगों में विश्वास का बहाली कम हुई कि अरे यार ये तो फर्जी हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। अडानी ने अपना जो पैसा इस तरह से उधार लिया हुआ था ना जनता का, वो 6 साल पहले लौटा दिया कि सुनो भाई, एक काम करो, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा, $44 मिलियन उसने जनता को इस बॉन्ड का वापस लौटाया कि ये पकड़ो भाई, पैसा पकड़ लो, क्योंकि मैं पैसा लेके भाग नहीं रहा हूं। ठीक है। तो ये घटना अगर आपको याद हो, कौन सी हिंडनबर्ग जो मामला था, तो उसका जो मामला था, उस समय पर इन्होंने जनता का पैसा लौटा दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लेके नहीं भाग रहा हूं भाई, विश्वास रखना। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो किस पर टिक रहे हैं? ट्रस्ट पर। तो सबसे ऊपर की वैल्यू क्या है? ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट में सबसे पहले बैंक को चुना, सरकार को चुना, पीएसयू को चुना, कॉर्पोरेट बॉन्ड को चुना। तो सर कॉर्पोरेट बॉन्ड कैसे डिसाइड करें कौन सा बढ़िया होता है? तो इनकी रेटिंग्स होती हैं, ए प्लस रेटिंग चल रही है, या फिर इसके अंदर रेटिंग डाउन चल रही है। जिनकी रेटिंग जितनी अच्छी, वो ब्याज उतना कम देते हैं। जिनकी रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होती है, वो उतना कम। बोले मुझे तो पैसा मिल ही जाएगा, अडानी कहेगा साहब मेरे को तो पैसा 45 मिनट में मिल गया। और जिनकी रेटिंग थोड़ी कम है, मतलब उनकी ब्रांड इमेज थोड़ी कम है, वो ब्याज ज्यादा दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि साहब हम तो ज्यादा पैसे भी ब्याज दे देंगे, 12% तक हम आपको दे देंगे साल का, आप हमें पैसा तो उधार दो। तो आप खुद से समझदार हो कि ज्यादा ब्याज अगर कोई दे रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उसका अभी मार्केट में उतना नाम नहीं है जितना औरों का है, या दूसरा वो कंपनी नई है, बाजार में अभी आई है, तो उसे लोगों में ट्रस्ट जगाने के लिए कि भाई पैसा ले लो, ब्याज ले लो, पर मुझ पर ट्रस्ट तो करो। ये कुछ कारण होते हैं जिससे कि इस तरह के बॉन्ड्स पर पैसा आता है। अब जब इतनी बातें हो गई तो आपका मन अब एक बात को लेके क्यूरियस हो गया कि साहब ये कहां पर होता है, ये सरकारी बॉन्ड कहां मिलते हैं, ये ए रेटिंग वाले बॉन्ड कहां मिलते हैं? तो इसी में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्टेबल बॉन्ड। एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां पर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके 12% सालाना तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस स्टेबल बॉन्ड के अंदर आप, जिसको लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया है, यहां पर ए रेटिंग से लेकर सिक्योर्ड, जो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड जो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और इन्हें आप यहीं से इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं आप बकायदा। यहां पर मतलब मिनिमम अमाउंट से भी, क्योंकि डायरेक्ट यूपीआई से कनेक्टेड है, तो ₹1000 से भी मान लीजिए आपने एंट्री की, तो ₹1000 से आप यहां पर बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये बॉन्ड दिखते हैं, उपलब्ध होते हैं, और इन बॉन्ड से आप 9 से लेकर 12% साल तक का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और तो और इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप सिक्योर कर पाते हैं कि मुझे पेमेंट साल भर में चाहिए कि उससे कम समय में चाहिए, मुझे अगर मैं दूंगा तो मुझे कितना रुपया वापस मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर हो जाती है। आप इसे एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कुछ उदाहरण, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से भी रजिस्टर्ड है, तो आप यहां पर उदाहरण देख सकते हैं, कितने कितने ईयरली रिटर्न्स के यहां पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आप जाकर इसे चेक अवश्य कर सकते हैं। और तो और आपको जब बॉन्ड बेचने का मन हो तो आप मैच्योरिटी का इंतजार मत करिए, जब मन हो आप अपना बॉन्ड बेचकर निकल भी सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जब तक बात हुई बॉन्ड की, पीएसयू बॉन्ड की, गवर्नमेंट बॉन्ड की, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है, वो क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सरकार खुद कई बार ट्रेजरी बिल्स निकालती है, 91 डेज के लिए मान लीजिए निकाल दिया। सरकार बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, ₹100 का ट्रेजरी बिल है, मैं आपसे 97 रुपीज में खरीद रही हूं, मैच्योर होने पर ₹100 दे दूंगी। सरकार कम दाम पर आपको एक बिल बाहर निकालती है। ऐसे समझो कि एक सरकारी बाबू ने आपके सामने एक बिल बनाया कि लो भाई साहब ₹100 का बिल है, आप तो मुझे 97 ही दे दो। बोले भाई साहब ₹3, बोले ₹3 आपका प्रॉफिट है। तो उसको क्या फायदा हुआ? उसको इंस्टेंट 97 मिल गए। आपको क्या फायदा हुआ? कल को आप जाकर उस बिल का कहीं और काउंटर पर भुगतान करेंगे, आपको ₹100 मिल जाएंगे। आपको ₹3 का फायदा और उसको इंस्टेंट धन मिल गया। सरकार इस तरह से ट्रेजरी बिल खेलती है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे ही कमर्शियल पेपर्स, कोई कंपनी ये कह देगी सुनो मैंने इतना माल रखा हुआ है स्टॉक में, इसके ऊपर मेरे को पैसा दे दो। कई बार बैंक में आपने अपनी एफडी कराई, उसका आप बाजार को दिखा दिया कि सुनो मेरी इतनी एफडी है, इसके एवज में कुछ दोगे क्या? जैसे आप आम जन को ओडी मिलती है, ऐसे कई बार कंपनीज भी खेलती हैं कि हमारा तो इतना स्टॉक है, फंड इतना रखा हुआ है, किसी को चाहिए तो उस पर हमको इतना % ब्याज दे दो। कुल मिलाकर के मनी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका है पीपीएफ। बहुत सारे सरकारी लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा लॉक हो जाता है। उससे सरकार को भी टेंशन फ्री होती है कि भाई 15 साल के लिए सामने वाले ने पैसा दे दिया, अब इसका हम जहां चाहे यूज कर लें।
सरकार आपको एक राहत देती है कि इसमें जो ब्याज बनाएगा, मतलब जो आप इनकम कमाओगे, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो दोनों एक म्यूचुअली एक दूसरे से राहत पाते हैं। सरकार उस पर आपको एक एवरेज फिक्स रिटर्न की भी गारंटी दे देती है, ब्याज की राहत की गारंटी दे देती है। इशू ये रहता है कि लंबे समय तक के लिए फिक्स हो जाता है, तो लोग थोड़ा सा बच करके स्केप्टिबल होकर हुए इसके साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक फिक्स इनकम का सोर्स है। ऐसे में जब भी आपको लगे कि बाजार बहुत गिर रहा है, मैं क्या करूं, तो मैंने आज आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए। आप उनमें से जो ऑप्शन आपको समझ में आए उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो एडवाइस है, ये आपके सामने तमाम जो प्राप्त सूचनाएं हैं उन पर आधारित है। उसके बावजूद भी अक्सर मैं ये कहता हूं कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, आप और अच्छे से अपनी आवश्यकताओं को समझें, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग हैं। कोई हो सकता है वर्किंग क्लास में हो, कोई रिटायरमेंट के नजदीक हो, कोई स्टूडेंट हो। सबके लिए एक चीज फिट नहीं होती। अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.